नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करते हैं। बड़ी खबर उत्तराखंड से है, जहां चारधाम यात्रा 2022 27 अक्टूबर को बंद होंगे केदारनाथ धाम के कपाट। भैया दूज के अवसर पर बंद होंगे कपाट। सुबह 8 बजे शीतकाल हेतु बंद होंगे कपाट। भगवान केदारनाथ जी की पंचमुखी डोली प्रतिष्ठित केदारनाथ मंदिर परिसर में किया गया प्रतिष्ठित। विधि विधान से किया गया प्रतिष्ठित। पूर्व सीएम रमेश पोखरियाल ने किया दर्शन। पूर्व सीएम ने भगवान केदारनाथ के दर्शन किए। बड़ी खबर देहरादून से आप तक पहुंचा रहे हैं। विधि विधान से किया गया प्रतिष्ठित। पूर्व सीएम रमेश पोखरियाल ने दर्शन किए। पूर्व सीएम ने दर्शन किए। उत्तराखंड चारधाम यात्रा 2022 केदारनाथ मंदिर परिसर में किया गया प्रतिष्ठित। विधि विधान से किया गया प्रतिष्ठित। पूर्व सीएम रमेश पोखरियाल ने दर्शन किए। बड़ी खबर उत्तराखंड से आप तक पहुंचा रहे हैं। खबर देहरादून से है, जहां प्रदेश सरकार द्वारा राज्य हित में कई फैसले लिए जा रहे हैं। इसी क्रम में जल्द ही जिले और प्रदेश कार्यालय में जनता की समस्या के समाधान के लिए जनता दरबार लगाया जाएगा। प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि आने वाली 28 तारीख को इस विषय पर चर्चा होगी। इसके साथ ही एक कार्यकर्ता प्रदेश स्तर का तय करेंगे, जो मंत्रियों से सामंजस्य बैठाकर जनता दरबार लगाने का काम करेगा। साथ ही आपको बता दें कि इसके साथ ही उन्होंने कहा कि जिस विधानसभा में हम अपनी सीट नहीं जीत पाए, उस विधानसभा पर विशेष ध्यान रखा जाएगा। साथ ही सांसदों और मंत्रियों का जिले में प्रवास बढ़े, इस पर भी जोर दिया जाएगा। आज के सोशल मीडिया से लेकर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से लेकर प्रिंट मीडिया से लेकर ये प्रश्न खड़ा करने की जनता को सूचना होती है, मैं उसको मान नहीं सकता हूं। लगभग हर जिलाधिकारी द्वारा भी सूचनाएं दी जाती हैं और समाचार पत्रों के माध्यम से सूचनाएं यथावत जाती है। ठीक है कि जनता की हर समस्या का समाधान होता है, ऐसी समस्याएं हो सकती हैं। वही लोग जो जिन पर लोगों को लगता है काम रुके हुए हैं, वो विषय आते हैं। अधिकतर काम तो हो ही जाते हैं, इसलिए कई बार आपको लगता होगा कि लोगों की भीड़ कम आ रही है। तो भीड़ समस्या अगर नहीं है तो ही कम होती है। तो मैं कह सकता हूं सूचनाएं हर बार होती है और आगे भी सरकार के द्वारा सूचनाएं की जाएगी। खबर देहरादून से है, जहां छठ पूजा के मद्देनजर शहर भर में घाटों का निरीक्षण किया गया। दरअसल 4 दिवसीय छठ महापर्व की शुरुआत दीपावली के 6 दिन के बाद से शुरू होती है। विशेष रूप से पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार और उत्तराखंड जैसे राज्यों में इस पर्व की धूम देखने को मिलती है। इसमें सूर्य देव और षष्ठी देवी की पूजा की विशेष महत्व होता है। बिहारी महासभा छठ की तैयारियों को लेकर कार्यकारिणी की बैठक की गई। बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि हर साल की तरह इस साल भी छठ महापर्व का आयोजन करेगी। आपको बता दें कि कार्यक्रम की तैयारी के लिए कई समितियों का गठन किया जा रहा है। हल्द्वानी में छठी मैया की उपासना का महापर्व शुक्रवार से शुरू हो रहा है। बताया जा रहा है कि छठ पर्व की तैयारियों को लेकर पूर्वांचल के लोग तैयारियां शुरू कर दी हैं। बता दें कि छठ घाट का रंग रोगन के साथ साथ घाट पर पानी और बिजली की व्यवस्था की जा रही है। इस दौरान छठ पूजा सेवा समिति के पदाधिकारियों ने बताया कि सूर्य उपासना का महापर्व छठ महापर्व की शुरुआत 28 अक्टूबर से होगी। इस दिन शुद्धिकरण के बाद नहाय खाय होगा और 29 को
खरना में मीठी खीर का भोग लगाया जाएगा, जिसके बाद 30 तारीख को शाम को महिलाएं पानी में उतरकर डूबते सूर्य को अर्घ्य देंगी। वहीं 31 अक्टूबर की सुबह उगते सूरज को अर्घ्य देने के बाद छठी की समापन होगा। सर, ये हमारी छठ पूजा एक सबसे महान पर्व है। इसमें एक शुद्धता का प्रतीत होता है और इसमें की तैयारियां कम से कम 10-15 दिन पहले से घर में एक सफाई का पवित्रता के रूप में, क्योंकि इसमें जूठा का नाम ही नहीं होता है, इतना शुद्धकरण होता है ये कि पहले से तैयारियां करना पड़ता है। और हमारे यहाँ 28 तारीख से नहाए खाए का एक प्रचलन है और 29 को निर्जला व्रत रहती हैं, फिर रात को मीठी खीर खाती हैं, फिर 30 से लेके और 31 तक का निर्जला व्रत शुरू हो जाता है। यहाँ पे उत्तर भारत के जितने हमारे परिवार है यहाँ बसा हुआ है, वो छठ पूजा को हम लोग इकट्ठा होकर मनाते हैं। उसके बाद हम लोगों का सबसे मेन चीज है कि इस व्रत को करने वाले 3 दिन तक निर्जला व्रत होता है। इस व्रत को करने के लिए हम लोग अब नियम बहुत माना जाता है इसमें। एक मतलब हर चीज, हर सफाई से लेकर फल का जितना है वितरण है सब फल का, वो फल जो है बिल्कुल साफ सुथरा होना चाहिए, कोई हाथ ना लगाए, कुछ न लगाए। इसको डाला छठ भी कहते हैं। और यहाँ पे सबसे मेन चीज है कि हमारे हिंदुस्तान में उगते सूरज को सभी सलाम करते हैं, लेकिन यहाँ सबसे पहले क्या होता है कि डूबते सूरज को प्रणाम किया जाता है। उससे हमारा ऊर्जा और ज्यादा बढ़ता है और हमारा जो भी इसमें हम लोग अगर दिल से मांग देते हैं वो पूरा होता है। उत्तराखंड के पूर्व डीजीपी बीएस सिद्धू पर अवैध रूप से वन विभाग की जमीन खरीदने के आरोप में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। शासन की संतुष्टि के बाद पूर्व डीजीपी पर मुकदमा दर्ज किया गया है। मंगलवार को थाना राजपुर में पूर्व डीजीपी समेत कुल 8 लोगों पर मुकदमा दर्ज किया गया है। आपको बता दें कि सरकार की इस कार्रवाई पर बीजेपी प्रवक्ता रविंद्र जुगरान ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और वन मंत्री सुबोध उनियाल का आभार जताते हुए कहा कि 10 साल भले ही लगे, लेकिन आखिरकार सरकार ने पूर्व डीजीपी पर मुकदमा दर्ज करा ही दिया। उन्होंने कहा कि जिस तरह सरकार ने मुकदमा दर्ज किया है, उन्हें पूरी उम्मीद है कि उस पर जांच भी सही दिशा में की जाएगी। पूर्व डीजीपी बीएस सिद्धू की नियुक्ति को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दायर करने वाले रविंद्र जुगरान ने कहा कि जब उन्होंने पूर्व डीजीपी के खिलाफ याचिका दायर की थी, उसके बाद 1-2 बार ऐसा हुआ जब मुझे उनके मामले से दूर रहने की हिदायत दी गई थी। रविंद्र जुगरान ने कहा कि पूर्व डीजीपी बीएस सिद्धू अच्छा खासा रसूख रखते हैं जो किसी भी हद तक जा सकते हैं, इसलिए उनके खिलाफ आवाज उठाने के बाद यदि कुछ भी होता है तो उसके जिम्मेदार पूर्व डीजीपी बीएस सिद्धू होंगे। नहीं, सवालों के कटघरे में हमने नहीं खड़ा किया। उनके नियम विरुद्ध कार्यों और पद का दुरुपयोग करने के कारण और एक रक्षक का भक्षक बनने के कारण ये सब सवाल उन पर खड़े हुए हैं और ये उनके डीजीपी बनते समय भी खड़े हुए और उससे पहले भी। वो जब रेलवे सुरक्षा बल से यहाँ उत्तराखंड में अपना योगदान देने के लिए आए थे एक आईपीएस अफसर के नाते, तो उन पे तो तभी आरोप रेलवे सुरक्षा बल ने ही लगा दिए थे। एक मुकदमा जिसकी हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे, जिसके वादी स्वयं श्री सिद्धू जी है, उनकी तरफ से लिखाया हुआ वो मुकदमा था। उसमें मुझे ये निर्देश दिया गया था, हालांकि वो उन्होंने नहीं दिया मुझे, लेकिन उन्हें देने की आवश्यकता भी नहीं थी, क्योंकि मैं सबसे नीचे का कर्मचारी, वो सबसे उच्च पद के है, तो इस बीच में बहुत चैनल है। तो एक अधिकारी ने मुझे ये कहा कि इसमें कुलदीप नेगी को 3 दिन के पुलिस कस्टडी रिमांड में लिया जाना है।
आगे बढ़ते हैं। उधम सिंह नगर में दिन पर दिन क्राइम थमने का नाम नहीं ले रहा है, जहां आए दिन गोलीकांड, हत्याकांड के मामले सामने आ रहे हैं। ताजा मामला रुद्रपुर से सामने आया है, जहां एक युवक ने अज्ञात कारणों के चलते अपनी पत्नी की हत्या कर दी, साथ ही अपने मां की भी गले में कपड़ा डालकर हत्या करने का प्रयास किया। बता दें कि जब मामले का सूचना पुलिस को दी गई, तब पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। इसके साथ ही आरोपी को गिरफ्तार कर मामले की जांच में जुट गई है। व्यक्ति ने अपनी पत्नी के साथ मतलब मारने की कोशिश की और उसकी और जब हम लौट के यहाँ पे देखने के लिए आए सूचना मिलने पर, तो एक महिला की मौत हो गई है, इसकी पत्नी की मौत हो गई है और इसकी माँ को भी इसको कोशिश की गई थी, तो वो उसको भी मतलब यही कोशिश की गई थी मारने की। तो फिलहाल हमारी सूचना यही है, बाकी पंचायतनामा वगैरह पोस्टमार्टम जब होगा तो और कारणों की जानकारी हमें मिल जाएगी कि किस वजह से एक्चुअल में इस खबर रुड़की से है, जहां के शांतर शाह गांव में एक बच्चा साइकिल से जा रहा था। अचानक साइकिल अनियंत्रित होने से बच्चा साइकिल के साथ सड़क किनारे बने तालाब में गिर गया और तालाब में डूबने लगा और मदद के लिए चिल्लाने लगा, जिसके बाद तालाब के पास से गुजरते रेहड़ी चालक ने बच्चे की आवाज सुनकर बच्चे को बचाने का प्रयास किया और डूबते हुए बच्चे को तालाब से बाहर निकाला और बच्चे की जान बचाई। बच्चे को बचाने का घटनाक्रम पास ही में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। वहीं ग्रामवासियों और बच्चे के परिजनों ने रेहड़ी चालक का आभार व्यक्त किया। कोटद्वार में बसों के लिए यात्री परेशान हैं। बताया जा रहा है कि यात्रियों की अधिक संख्या को देखते हुए उत्तराखंड परिवहन निगम अतिरिक्त बसों का दिल्ली के लिए संचालन कर रहा है। इसके बावजूद यात्रियों को समय पर बसें नहीं मिल रही हैं। सड़कों पर नहीं दिख रही हैं बसें, यात्रियों की भीड़ जो है लगातार उमड़ रही है। डिपो ना कोटद्वार डिपो बंद कर देना चाहिए गवर्नमेंट को। धामी सरकार इज फेल टू द ट्रांसपोर्ट इन उत्तराखंड। रियली दिस इज द फैक्ट। कहाँ जाना था आपको? दिल्ली जाना है, दिल्ली के लिए कोई बस नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। खबर उत्तरकाशी से है, जहां मां गंगा के कपाट और गंगोत्री धाम के कपाट बंद कर दिए गए हैं। मां गंगा की डोली गंगोत्री धाम से अपने शीतकालीन आवास मुखीमठ के लिए प्रस्थान हो चुकी है। अब श्रद्धालु मां गंगा के दर्शन मुखीमठ में कर सकेंगे। मां गंगा के लिए डोली पदयात्रा करते हुए जांगला से मुखीमठ में विराजमान होंगी। मां गंगा के दर्शन के लिए पूर्व गंगोत्री विधायक विजयपाल सजवान गंगोत्री धाम पहुंचे। साथ ही भारतीय सैनिकों की तरफ से सह सम्मान सहित मां गंगा की डोली को मुखीमठ का प्रस्थान किया। पुलिस प्रशासन की जो व्यवस्थाएं थी वो बहुत ही उत्कृष्ट रही हैं और समस्त चाहे वो पीएचडी की बात हो या पुलिस की ट्रैफिक की व्यवस्थाएं हैं
उधर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गोवर्धन पूजा के मौके पर मुख्यमंत्री आवास में गायों की पूजा कर उत्तराखंड वासियों की सुख समृद्धि और खुशहाली की कामना की। इस मौके पर मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि गाय सनातन संस्कृति के साथ ही समस्त मानव जाति के लिए पूजनीय और आदरणीय है। भारतीय संस्कृति में गाय को सुख, सौभाग्य और समृद्धि प्रदान करने वाली, साथ ही सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली माना गया है। प्रदेशवासियों को गोवर्धन पूजा की बधाई और शुभकामनाएं। सीएम धामी ने विशेषकर प्रदेश की युवा पीढ़ी से आह्वान किया कि वे अपनी प्रकृति प्रेमी और पर्यावरण हितैषी परंपराओं और संस्कृति के संरक्षण के लिए आगे आए। इस मौके पर सीएम धामी की पत्नी गीता धामी भी मौजूद रहीं। संस्कृति संरक्षण के लिए युवाओं को आगे आना चाहिए, इस तरीके की युवाओं से अपील की। साथ ही सीएम धामी की पत्नी गीता धामी भी साथ में मौजूद रहीं। उधर प्रदेश के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में अधिकारियों के साथ बैठक का आयोजन किया है। इस बैठक में सीएम ने अधिकारियों से प्रदेश की सड़कों के बारे में जानकारी ली। सीएम ने अधिकारियों से 1 महीने के अंदर प्रदेश की गड्ढा मुक्त सड़कों की रिपोर्ट तलब करने का निर्देश दिया। बता दें कि बैठक में सीएम ने मानस खंड कॉरिडोर, हरिद्वार विशिष्ट कॉरिडोर के विकास की परियोजनाओं को जल्द से जल्द लागू करने के निर्देश दिए। बैठक में प्रदेश के मुख्य सचिव डॉक्टर एस संधू के साथ ही प्रदेश के आला अधिकारी मौजूद रहे। उधर खटीमा से कांग्रेस विधायक और उपनेता प्रतिपक्ष भुवन चंद कापड़ी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया। आपको बता दें कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की ओर से सभी विधायकों से सीडीओ के माध्यम से 10 विकास कार्यों की सूची मांगी गई। इसी को लेकर खटीमा विधायक भुवन चंद कापड़ी ने खटीमा विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न हिस्सों से 10 विकास कार्यों की सूची तैयार कर प्रेषित किया गया। उन्होंने खटीमा नगर पालिका क्षेत्र के अंतर्गत जलभराव से निजात के लिए सीवर लाइन का निर्माण, गौशाला का निर्माण, अनुसूचित जाति के बच्चों हेतु अम्बेडकर छात्रावास का निर्माण समेत कई योजनाओं को स्वीकृत प्रदान करने की गुहार लगाई। तीसरा हमने माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो 10 काम प्राथमिकता से मांगे हर विधानसभा के, तो हमने खटीमा क्षेत्र के जो काम माननीय मुख्यमंत्री जी को सीडीओ के माध्यम से भेजे हैं, तो हम उसकी जानकारी आपके माध्यम से खटीमा की क्षेत्र की जनता को देना चाहते हैं। जिसमें पहला काम है खटीमा नगर पालिका के क्षेत्र को जल भराव से मुक्त कराने के लिए सीवर लाइन का निर्माण, और दूसरा है खटीमा विधानसभा क्षेत्र में किसानों को जो है जानवरों से निजात दिलाने के लिए, एक्सीडेंटों से लोगों को बचाने के लिए गौशाला का निर्माण जो महत्वपूर्ण है। जिला अल्मोड़ा के गांव में कूड़ा निस्तारण करने के लिए जिला प्रशासन ने कवायद शुरू कर दी है। जिले के विकासखंड में पायलट प्रोजेक्ट के तहत कार्य योजना तैयार की जा रही है। स्वच्छता अभियान में ग्रामीणों को जोड़ने के लिए भी जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। प्रदेश में गंगोत्री धाम के कपाट आज बंद कर दिए जाएंगे। कपाट बंद होने पर मां गंगा की डोली यात्रा गंगोत्री धाम से शीतकालीन पड़ाव मुखवा के लिए प्रस्थान करेगी। 6 महीने के लिए मां गंगा की उत्सव डोली मुखवा के मंदिर में विराजमान रहेगी। गंगोत्री धाम के कपाट आज बंद होंगे। गंगोत्री धाम के कपाट जो है आज बंद होंगे, शीतकालीन के लिए बंद होंगे कपाट। मां गंगा मुखवा मंदिर में विराजमान।
उत्तराखंड के परिवहन विभाग में बसों का कायाकल्प होने जा रहा है। इसी कड़ी में राज्य में बड़ी संख्या में नई बसें खरीदने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। परिवहन मंत्री चंदन राम दास ने बताया कि उत्तराखंड में 660 नई बसें खरीदने की प्रक्रिया चल रही है। इसमें से 200 इलेक्ट्रिक बसें हैं, 200 सीएनजी बसें हैं और 200 डीजल की बसें के अलावा 60 ऑर्डिनरी बसें भी सरकार खरीदने जा रही है। इसका लिहाज से देखें तो आने वाले दिनों में इंटरेस्टेड और राज्य के अंदर बड़ी मात्रा में नई बसों की बड़ी खेप देखने को मिलेगी। अभी हमने 5 इलेक्ट्रिकल बसों का शुरुआत की और अभी टेंडर प्रक्रिया हमारी शुरू हो रही है। हम 200 इलेक्ट्रिकल बसें ला रहे हैं, 200 हम सीएनजी की बसें ला रहे हैं और 200 हम पर्वतीय क्षेत्र के लिए हम साधारण बसें ला रहे हैं और 60 बसें हम निगम के पैसे से और ला रहे हैं। लगभग 610 गाड़ियों का बेड़ा हम बढ़ाने जा रहे हैं। उधर जौलीग्रांट एयरपोर्ट पर सीआईएसएफ के जवानों ने एक टैक्सी चालक की पिटाई कर दी। टैक्सी चालक की पिटाई से नाराज टैक्सी यूनियन ने एयरपोर्ट पर जमकर हंगामा काटा। टैक्सी यूनियन के अध्यक्ष महेंद्र भारती ने कहा कि सीआईएसएफ के जवानों ने एयरपोर्ट के बाहर टैक्सी चालक की डंडे से पिटाई कर दी है। टैक्सी यूनियन का आरोप है कि सीआईएसएफ के जवान पहले भी कई बार इस तरह की घटना को अंजाम दे चुके हैं। सीआईएसएफ के डिप्टी कमांडेंट बीवी गौतम ने कहा कि मामले की जांच कर टैक्सी चालक के साथ मारपीट करने वाले जवान के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अपना प्राइवेट नंबर की गाड़ी डीएल नंबर थी, तो उससे हमारा आदमी रोकने की कोशिश करी और हमने ये पहले भी मेरे ख्याल से आप लोगों ने पहले भी किस्सा उठाया कि प्राइवेट जो गाड़ियां चल रही हैं एयरपोर्ट से बिल्कुल धड़ल्ले से बिजनेस कर रही हैं। तो हमारे आदमी ने रोकने की कोशिश करी तो रोका। तो सीआईएसएफ वाले क्या करते हैं कि हमारे आदमियों से बदतमीजी करते हैं, कहते हैं कि तुम्हारी माँ का ऐसा कर देंगे, जैसा भी बताएंगे तुम्हारी माँ का ऐसा कर देंगे, तुम्हारी बहन का ऐसा कर देंगे। और सीआईएसएफ वाले हमेशा बदतमीजी करते हैं, स्थानीय आदमी से बदतमीजी करते हैं, जबकि स्थानीय पुलिस हमारी बहुत अच्छी पुलिस है। सीआईएसएफ वाले इतने बदतमीज हैं, मैंने एक बार नहीं कई बार नहीं देखा। सर हम जिस तरह से हम बाहर गए, इनके कहने पे ही इन्होंने कहा गाड़ी को आप बाहर रोके। हम बाहर गए तो इनके ये हमसे ही बदतमीजी करने लगे। इनमें एक सीएसएफ वाला था, उसका नाम प्रताप सिंह है, वो मैं था, मान सिंह भाई, 3-4 लोग थे। हमें बंदूक दिखा रहा है। हमने कहा ठीक है, तू बंदूक गोली की, मैं गोली मारूंगा तुम्हें। मैंने कहा हमारे पे मार सकता है, मुझे गोली मार। उसके कारण इसने अपनी जीप स्टार्ट करी और सीधे अंदर आ गया। तो ये बंदा जब अंदर आके यहाँ खड़े हो गए तो ये बंदा इन्हें दिखा, इन्होंने इस तरह से इस पे वार किया, डंडे तक तोड़ दिए इस पे, केवल इसलिए कि इसने ये बोल दिया कि हाँ भाई तूने ऐसा बोला कि हम गोली मार दूंगा। सर हमने कहा गोली मार दे, हम तो अपने हक के लिए लड़ेंगे यहाँ पे। हम तो उसमें भी लड़े थे, उत्तराखंड जब बना था हम तब भी लड़े थे अपने हक के लिए। हमने तब भी गोलियां खाई थी और हम आज भी गोली खाएंगे अपने हक के लिए। तो ड्राइवर हमें गाली दे रहा था, उसमें सवारी एक सीएसएफ वालों को लेके आई, वो 3-4 बंदे गाड़ी में बैठ के आए सीएसएफ वाले। उनमें से एक ने हमारे से बदतमीजी की, गाली दी और हमें बोला कि गोली मार दूंगा। उसके बाद हम नीचे आए, गाड़ी तो उन्होंने छुड़वा दी हमारे से, कोई बात नहीं, भेज दिया। यहाँ नीचे आके जब मैंने बोला भाई इसने बोला गोली मारने के लिए, 7-8 सीएसएफ वाले खड़े थे, उनमें से केवल एक के ऊपर उंगली उठी कि उसने बोली ये बात कि गोली मार दूंगा। गोली मारने का अधिकार है इनको हमारे पास। तुझे पिटा गया है? मैं ये पूछना चाहता हूँ, गोली मार सकते हैं हम लोगों के? फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।